आज मिडिल ईस्ट की जंग का 36वां दिन है और आज ईरान ने एक के बाद एक अमेरिका के 4 बड़े झटके देने का दावा किया। ईरान ने अमेरिका के 4 फाइटर प्लेन्स को मार गिराने या फिर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। और ईरान ने सबसे पहले अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को गिराने का दावा किया है, उसकी तस्वीर भी जारी की है, जिसके बाद पेंटागन ने भी मान लिया है कि उसके फाइटर जेट को गिराया गया है। जेट के एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। ईरान ने इस दूसरे पायलट की जानकारी देने वाले को $90,000 अमेरिकी इनाम देने का भी ऐलान किया है। जिसके बाद एक तरफ जहां अमेरिकी फाइटर प्लेन ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, तो वहीं पर ईरान के अंदर भी कबीलाएं और दूसरे ग्रुप से लापता पायलट को तलाश कर रहे हैं ताकि उनको इनामी राशि मिल सके। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 3 और प्लेन को नुकसान पहुंचाया है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे। तो F-15E जो फाइटर प्लेन है अमेरिका का, वो मार गिराने का दावा किया गया और उसकी तस्वीरें जारी हुई। इसके बाद पता चला, पेंटागन ने इस बात को माना कि हाँ भाई उनका फाइटर प्लेन गिराया गया। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि दोनों पायलट कहां गए। तो एक पायलट को सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक पायलट अभी भी लापता है। जाहिर है अगर वो ईरानी टेरिटरी के अंदर है और वो ईरान के हत्थे लग जाता है तो ये ईरान की एक तरह से बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि इसके बाद या तो फिर अमेरिका को कोई बड़ा ऑपरेशन करके, ग्राउंड ऑपरेशन करके अपने एक फौजी को वहां से निकालना पड़ेगा, या फिर कोई टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत की मेज पर आने पड़ेगा और ईरान नेगोशिएट करने की पोजीशन में होगा। आज ईरान और उसके आसपास कम से कम 4 अमेरिकी फाइटर जेट्स को या तो मार गिराया गया या उसे नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा दावा किया गया। सबसे पहले दक्षिणी ईरान के ऊपर एक F-15E स्ट्राइक ईगल, इसे मार गिराने का दावा हुआ। इसके पायलट का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा एक पायलट लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के पास A-10 वॉर्थोग फाइटर प्लेन को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया। इस प्लेन का पायलट सुरक्षित रूप से इजेक्ट करने से पहले कुवैती एयर स्पेस में एंटर करने में कामयाब हो गया। लापता F-15 के क्रू की तलाश के दौरान HH-60G पेव हॉक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी ईरान की तरफ से बासिज फोर्स ने गोलीबारी की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा ईरानी सरकारी मीडिया में अमेरिका के एक और फाइटर जेट को गिराने का दावा किया गया है। इस दावे को साबित करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त प्लेन के मलबे की तस्वीर दिखाई जा रही है। हालांकि इस दावे की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से अमेरिकी विमानों के लिए सबसे बुरा दिन रहा है, क्योंकि ट्रंप ईरान के जिन एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने का दावा कर रहे हैं, वहीं पर डिफेंस सिस्टम अमेरिका को इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आप देखिए किस तरह से ये विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है और काफी लो फ्लाइंग कर रहा है। यहां पर भी आप एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं जो काफी नीचे उड़ान भरता हुआ नजर आया है। ईरान युद्ध में नया मोड़, यूएस ईरान में पायलट ढूंढने की होड़। हवा में अमेरिकी विमान, जमीन पर डटा ईरान, पायलट के लिए दोनों परेशान। F-15 के बाद A-10 जेट गिराने का भी दावा, अमेरिका को झटके पे झटका। एक तरफ ईरान के एयर स्पेस में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में जुटे इन अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर गोलियां बरसाई जा रही। सर्च ऑपरेशन में जुटे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर यह फायरिंग ईरानी पुलिस और कबायली गुट कर रहे हैं। दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान में आसमान में उड़ान भर रहे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स का यह सर्च ऑपरेशन ईरान के उस दावे के बाद शुरू हुआ है जिसमें ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मार गिराने का दावा किया और फिर उसके सबूत पेश किए। फाइटर जेट के एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरे पायलट की तलाश में अमेरिका के साथ साथ ईरान खुद जुटा हुआ है। ईरान ने बाकायदा पायलट की जानकारी देने वालों को भारी भरकम इनाम देने का ऐलान किया है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा कर दिया है कि अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने की घटना से ईरान से हो रही बातचीत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईरान की कार्रवाइयों का बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये तो युद्ध है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट जंग के 36वें दिन अब बाजी इस लापता पायलट की तलाश पर आकर टिक गई है, क्योंकि ट्रंप के दावे के विपरीत ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया, फिर पायलट की तलाश में लग गई। به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. अभी लापता पायलट की तलाश चल ही रही थी कि अमेरिकी सेना को एक और झटका लग गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से उड़ रहे अमेरिका का एक और प्लेन क्रैश हो गया। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये A-10 वार्थॉग फाइटर जेट था, जो प्रोजेक्टाइल से हिट होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्रैश हो गया। हालांकि यहाँ अमेरिका के लिए राहत की बात ये रही कि यहाँ पायलट कुवैत में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रंप लगातार ये स्टेटमेंट देते आ रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स को बहुत बड़ी क्षति पर लगी है और साथ में उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। अमेरिका अंडर एस्टिमेट कर रहा है एयर डिफेंस या फिर वेपन सिस्टम्स की कैपेबिलिटी को। आज की जो युद्ध है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध है, यानी कि बहुत दूर से आप मार करते हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बैटलफील्ड के ऊपर आके चक्कर नहीं लगाते, तो नहीं तो जो हजारों की संख्या में शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम है जिन्हें मैन पैड कहा जाता है, या फिर कुछ जो बचे खुचे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि कुछ तो मोबाइल होंगे ईरान के पास, जैसे उनका खुर्दाद मोबाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ऐसे सिस्टम्स फिर हरकत में आ जाते हैं और आपको शूट डाउन कर सकते हैं। और तीसरी चीज आती है कि उनको रशिया मदद दे रहा होगा एयर डिफेंस सिस्टम्स में, कंपोनेंट्स में, या फिर उनको बनाने में। और आखिरी चीज इस पे मैं ये कहूंगा कि जो ईरान की कैपेबिलिटी है इंडिजिनस, वो भी अच्छी है। उनके पास अरमान है, बावर 373 है और खुर्दाद जैसे मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद की तस्वीरें भी ईरान की तरफ से जारी की गई, जिसमें पायलट की खाली सीट की फोटो और क्रैश हुए प्लेन के टेल नंबर की फोटो भी शामिल है। पहले ईरान अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को गिराने का दावा कर रहा था, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद स्थिति साफ हुई कि गिराया गया अमेरिकी विमान F-35 नहीं बल्कि F-15 स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट है, जिसमें 2 पायलट होते हैं। जंग के 36वें दिन अमेरिका के लिए बुरी खबरों का दौर यही नहीं थमा। 2 और फाइटर जेट को ईरानी हमले में नुकसान का दावा किया गया। एक HH-60G पेव हॉक हेलीकॉप्टर जो सर्च के दौरान फायरिंग का शिकार हुआ, और फिर F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया गया। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर है अमेरिका अपने पायलट को सकुशल रेस्क्यू करना चाह रहा है, और यही वजह है कि अमेरिकी सेना का हरकुलस 130J कॉम्बैट किंग विमान साउथ ईरान के खुजिस्तान में उड़ता देखा गया, तो बहुत नीचे उड़ान भरते हुए अमेरिकी सेना के पेव हॉक हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें भी सामने आई। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन के लिए किया जाता है, और इसके साथ ही अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी ईरान के आसमान पर हेलीकॉप्टर्स को रिफ्यूल करते देखे गए। इसके अलावा अमेरिकी सेना की स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के जवानों को भी रेस्क्यू मिशन में लगाया गया है। नाइट स्टॉकर्स के नाम से जाने जाने वाले ये जवान वेनेजुएला के मिलिट्री मिशन में भी तैनात किए गए थे। अमेरिका हर हाल में अपने पायलट की सकुशल वापसी चाहता है, तो ईरान ने अपने लोगों के बीच अमेरिकी पायलट के जिंदा बरामद करने के लिए $90,000 इनाम की घोषणा की है। भारी भरकम इनाम की रकम पाने के लालच में ईरानी कबायली भी अमेरिकी पायलट की तलाश में जुट गए। एक तरफ अमेरिकी रेस्क्यू टीम एक्टिव है, तो ईरान में इंटरनल सिक्योरिटी संभालने वाली बासित फोर्स की टुकड़ियां खुजिस्तान में उस इलाके में एक्टिव हो गई है जहां ये अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुआ है। पायलट से पलटेगी युद्ध की बाजी, अमेरिकी शर्त पर ईरानी सौदेबाजी। ईरान के आसमान में अमेरिकी सेना तो जमीन पर ईरानी पुलिस और कबायली अब पायलट को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अगर पायलट को जिंदा पकड़ लिया और इसे मीडिया के सामने पेश कर दिया तो ट्रंप पर अमेरिकी जनता का दबाव और बढ़ जाएगा। अमेरिकी जनता अपने पायलट की जिंदा वापसी के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी, और फिर ट्रंप को ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ सकता है। ऐसे में बातचीत के टेबल पर ईरान का पलड़ा भारी पड़ जाएगा।
जाहिर है जंग रोकने के लिए अमेरिकी शर्तों को ठुकरा चुका ईरान एक बार फिर पायलट को हथियार बनाकर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अमेरिका ने अपने पायलट को दुश्मन के हाथ आने से पहले रेस्क्यू करने में पूरी जान लगा दी। और अमेरिका के जिस F-15 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया वो एक स्ट्राइक ईगल विमान था जो 494 फाइटर स्क्वाड्रन को सौंपा गया था। अब देखिए कि इसकी रफ्तार कितनी है, 1875 मील। 2 इसमें कैपेसिटी होती है सिटिंग की, जिसमें से एक पायलट होता है, दूसरा इसमें नेविगेटर होता है। सबसे सक्षम स्ट्राइक विमान माना जाता है और कीमत करीब $100 मिलियन है। और बताया जा रहा है जो ये विमान है ये यूके में मौजूद बेस में तैनात था, क्योंकि जो टेल मिला है इस टेल में यूरोप भी लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर ही ये जो बटालियन है या आप कह सकते हैं स्क्वाड्रन है, माफ कीजिएगा, स्क्वाड्रन वहां पर तैनात रहता है। और इस विमान की सबसे बड़ी खासियत है कि यह बहुत तेजी से किसी भी दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में बहुत सक्षम है। अब 13 अमेरिकी सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। युद्ध में हर रोज 20 अमेरिकी जो सैनिक है घायल हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट के यूएस बेस पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहे हैं, इसी में सबसे ज्यादा जो अमेरिकी सेना के जवान हैं वो घायल हुए हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन लगातार इन बेसेस को निशाना बना रहे हैं, खासतौर पे चाहे सऊदी अरबिया हो या फिर बहरीन हो या फिर यूएई या कुवैत हो। ये कुल मिलाकर यहां जहां बेसेस हैं वहां पर ये हमले हो रहे हैं। लेकिन अभी तक जो विमान आप देख रहे हैं कि गिरे हैं, वे कुछ विमान जो अभी तक गिरे थे या तो फ्रेंडली फाइट से गिरे थे या फिर तकनीकी खराबी की वजह से गिरे थे। हालांकि ये जरूर है कि जो सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस है वहां पर मिसाइल ने स्ट्राइक किया था, आप कह सकते हैं ड्रोन ने स्ट्राइक किया था, जिस वजह से वहां पर KC-146 विमान जो रिफ्यूलिंग विमान है वो ध्वस्त हो गया था या तबाह हो गया था। लेकिन F-15 को मार गिराना ये अपने आप में ये बताता है कि ईरान के पास अभी भी मारक क्षमता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वहां पर बहुत लो फ्लाइंग कर रहे हैं तमाम जो विमान है, तो ऐसे में उनको आसानी से गिराया भी जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो वहां पर एयर स्पेस है उस पर अमेरिका ने अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है। और इस बीच कुवैत के अमेरिकी बेस पर रखे एक चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ये तस्वीर है, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है और ये डैमेज हुआ है सामने से पूरा। ये डैमेज हुआ है, हमले में ये हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया है। और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यूएस आर्मी के CH-47 चिनूक की है, जो मुमकिन है कि ईरान के हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ। इस हमले के बाद इस हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी, धमाके के साथ इसको काफी नुकसान हुआ। हालांकि ये हमला कब हुआ ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन लगभग जिस तरह से आप देख रहे हैं डैमेज जो हुआ है ये इसका कॉकपिट डैमेज हो गया है। ऊपर से रोटर है, फ्रंट रोटर जो है, फ्रंट रोटर भी इसमें डैमेज हुआ है। अब इस विमान को आप कह सकते हैं कि ड्रोन से स्ट्राइक किया गया है हुसैन, और देखिए कितना सटीक निशाना था कि उन्होंने हिस्सा जो है वो ताकि ये इसको ठीक ही ना कर पाए, यानी कि किसी काम का ना रहे, पूरी तरह से इसको बर्बाद किया। इतना प्रिसाइज्ड अटैक है ये वाकई कमाल का है। और ईरान इस बार इस मामले में पहले के मुकाबले काफी उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और जंग के कह सकते हैं कि 36वें दिन जहां ईरान ने अमेरिका के 4 प्लेन को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे, दूसरी तरफ ईरान पर भी अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। अब इसमें 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से तेहरान के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया है और करज पर भी हेवी बमबारी हुई है। अबदान पर भी ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। ईरान के बुशहर पर भी हमला हुआ है, तेहरान में यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल जिस तरह से करज में ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को, पुल को जो उड़ा दिया गया था, उसी का नतीजा है कि ईरान अब लगातार अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है और उनके अब हथियारों को, खास तौर पे हथियारों को निशाना बनाकर तबाह किया जा रहा है, ताकि यह युद्ध और ज्यादा भीषण अगर होगा और ऐसे में ईरान के पास यह मौका होगा कि अमेरिका किसी तरह से जमीन पर पांव रखे, उसके बाद आपको पता ही है कि युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है। ईरान युद्ध के 36वें दिन अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान पर सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट ने तेहरान में कई स्ट्रेटेजिक और सिविलियन ठिकानों पर स्ट्राइक किया। इजरायली हमले के बाद जगह जगह धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। ईरान से इजराइल और अमेरिका के युद्ध में दोनों तरफ के सिविलियन टारगेट्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान में बहिश्त यूनिवर्सिटी है, उस पर हवाई हमला हुआ है, तो एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया है। ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, इससे पहले तेहरान की और यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था, जिसकी साइंस फैकल्टी को अमेरिका और इजराइल ने हमले में तबाह कर दिया था। अब बहिश्त यूनिवर्सिटी है, इससे निशाना बनाया गया, इस पर हमला किया गया। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, कई और तरह के स्टील प्लांट्स, ये सब जो है लगातार ईरान में अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हैं।
और परसों जिस तरीके से एक पुल गिराया गया जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचाई पर बना पुल है, सबसे बहुत ही अपनी खासियत के लिए वो जाना जाता था, उसके बाद भी ईरान जो है काफी ईरान के लीडरशिप में काफी नाराजगी देखी जा रही है। जाहिर सी बात है, तेहरान के बाद अब ईरान ने जिस शहर पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है वो शहर का नाम है करच, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी हैं। इससे पहले राजधानी तेहरान को करच शहर से जोड़ने वाले B1 पुल को हवाई हमले में तबाह कर दिया गया था, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। दूसरा, ईरान के 106 साल पुराने प्रतिष्ठित पाश्चर इंस्टीट्यूट पर भी हमला किया गया है और अब करच शहर के कुछ और जगहों को ठिकाना पर जो मौजूद है उन पर निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल जो तेहरान के साथ सबसे बड़ा शहर है बहुत करीब में, वो यही करच शहर है। अब करच शहर पहाड़ी इलाके में है और बताया जाता है कि इस इलाके में भी बहुत सारे पहाड़ों के अंदर बने हुए जगह हैं जहां पर हथियारों को छुपा के रखा गया, चाहे मिसाइल और ड्रोन हो। इसी वजह से करच के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। एक दिन पहले अमेरिका ने ईरान के जिस करच शहर में B1 ब्रिज को उड़ाया था, उसका एक और दिल दहला देने वाला वीडियो आया है। इस वीडियो में आप ब्रिज पर बम गिरने की तस्वीर और उसके बाद पैदा हुए हालात को देख पाएंगे। धमाके के साथ ब्रिज का एक हिस्सा तबाह हो जाता है और धुएं का आग का गुबार दिखाई देता है। ईरान का यह पुल उसकी मॉडर्न टेक्निक की पहचान है, लेकिन अब इसे बर्बाद कर दिया गया। इस हमले में मिडिल ईस्ट का सबसे लंबा पुल तबाह हुआ है और कम से कम 13 लोगों की जानें गई, कई लोग जख्मी हुए। ईरान की तरफ से बताया गया कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वहां के जो लोकल लोग हैं कोई फेस्ट वहां पर मना रहे थे, वहां इकट्ठा हुए थे और उसके बाद एक और हमला हुआ जब रेस्क्यू चल रहा था। और ये इस पुल के गिराए जाने के बाद ईरान ने ऐसे कई पुलों की लिस्ट बाकायदा जारी कर दी जो मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहरीन को सऊदी अरबिया से जोड़ते हैं, जो दुबई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तमाम ब्रिजेस अब ईरान के टारगेट पे। और सबसे महत्वपूर्ण उसमें बहरीन और सऊदी अरबिया को जोड़ने वाला ही वो सी ब्रिज है। अब हो सकता है कि उसके ऊपर ईरान टारगेट करे। ईरान के एक और शहर अबादान को टारगेट किया गया है। अबादान शहर पर अमेरिका और इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया है। अबादान में एक साथ कई जगहों पर स्ट्राइक की गई है। आग और धुएं का गुबार यहां पर देखा गया है। मिसाइल हमले के बाद अबादान में भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ولك واحدة بالجنيبة ما تدري। ये रात के वक्त में हमला हुआ जिसके बाद तेज आवाज सुनी जा रही है और दूर आपको आग का गोला नजर आएगा, चिंगारी नजर आएगी दूर से देखने पर। यही देखिए, ये एक के बाद एक धमाके हैं। उसके बाद ईरान के शहरों पर अमेरिका और इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए तो ईरान ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, रमतगान और नेगेव जैसे शहरों पर जबरदस्त हमले किए। सबसे पहले आपको नेगेव से आई तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई। इजराइल के नेगेव शहर पर कल रात हमला हुआ, धमाके की आवाज सुनाई दी जिससे काफी नुकसान की खबर है। इजराइल का नेगेव शहर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है। ये साथ साथ एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है जहां कई बड़े औद्योगिक संस्थान हैं और ईरान ने इन्हें टारगेट करने की कोशिश की। अमेरिकी खुफिया विभाग का कहना है कि ईरान अपने क्षतिग्रस्त अंडरग्राउंड बंकर्स को बहुत जल्द दोबारा से इस्तेमाल करने के लायक बना रहा है, जिसकी वजह से वो फौरन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से पलटवार करने में सक्षम है। और ईरान पर लगातार हुए हमले के बीच ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर एक बार फिर से मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। वीडियो में उत्तरी इजराइल के ऊपर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हुए देखा जा सकता है। ये आप हाइफा शहर देख रहे हैं, तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, अश्दोद, अश्कलॉन, ये कुछ अहम शहर हैं। और बड़ी बात है कि हाइफा एक महत्वपूर्ण पोर्ट भी है। अब इसके आसमान में देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइलें आ रही हैं और आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए उन मिसाइलों को तबाह किया जा रहा है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो मिसाइलें आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा बंकर बस्टर्स कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर है ईरान के पास, बोला तो जाता है कि उनके पास भी है। उनकी कोशिश ये है कि जो अहम ठिकाने हैं जैसे कि यहाँ पर पोर्ट है या फिर यहाँ पर जो बिजली संयंत्र है, यहाँ पर जो पेट्रोकेमिकल्स का यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, उसको निशाना बनाने के लिए ही इस तरह के मिसाइलों को दागा जा रहा है। नेगेव के अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को भी निशाना बनाया। सेंट्रल इजराइल में भी एक के बाद एक ईरान ने मिसाइलें दागी। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इस बार सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। हालांकि इंटरसेप्ट किए जाने के बावजूद जो मलबा होता है, जो शार्पनेल्स होते हैं, वो भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और इन शार्पनेल्स ने भी कई इलाकों में काफ़ी नुकसान किया है।
अब ईरान के क्लस्टर बम ने इजराइल के रमदगंज शहर पर भी कहर ढाया है। रमदगंज में ईरानी मिसाइल एक बिल्डिंग पर गिरी, जिससे वहां बिजली गुल हो गई और इसके साथ ही बिल्डिंग के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ है। तो एक बार फिर से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऐसे ही इलाकों में किया जा रहा है जहां पर रिहाइश इलाके हैं, ताकि उनको नुकसान पहुंच सके, और नुकसान पहुंच भी रहा है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स कहीं ना कहीं गिरते हैं और उन एक साथ सभी क्लस्टर बॉम्ब्स को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर देना या फिर उड़ा देना, ये मुमकिन नहीं हो पाता है। और अब बंगाल की खबरों का रुख करते हैं, जहां मालदा में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाने के केस में एनआईए की जांच अब शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले बंगाल पुलिस ने मालदा की घटना में शामिल 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों में मामले का मास्टरमाइंड मुफक्किर इस्लाम भी शामिल है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुफक्किर को 14 दिनों की रिमांड में भेजने का आदेश दिया। बाकी आरोपियों को 7 दिनों की रिमांड दी गई। मामले में सियासत भी खूब हो रही है। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मालदा हिंसा के पीछे बीजेपी का खुद का हाथ है, जबकि बीजेपी आरोपियों के रिश्ते तृणमूल कांग्रेस के साथ बता रही है। बंगाल बंधक कांड के पीछे किसका दिमाग, एनआईए ने शुरू की जांच। मालदा का मास्टरमाइंड किसका सपोर्टर, पार्टियों में वार पलटवार। एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना की जांच के लिए एनआईए की 40 सदस्यीय टीम मालदा में डेरा डाल चुकी है और 1 अप्रैल को हुई हिंसक प्रदर्शन की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद चुनाव आयोग ने एनआईए को मालदा मामले की जांच सौंपी। हालांकि एनआईए टीम के पहुंचने से पहले ही बंगाल पुलिस मालदा की घटना में शामिल 35 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें मुफक्किर उल इस्लाम नाम का वो शख्स भी शामिल है जिस पर कालीचक में बीडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप है। इस मामले में 19 एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुफक्किर को 14 दिन की रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। इस बीच मुख्य आरोपी मुफक्किर उल इस्लाम के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें से एक में वो खुद को बेकसूर बता रहा है, जबकि दूसरे में वो वैलिड वोटर्स के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कह रहा है। এসআইআর এর নাম করে যে সমস্ত মুসলিম মানুষদের ডিভোটার করে দিয়েছে বা ডিলিট করেছে, যাদের নাম হয়নি, তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে, যদিও ওই আন্দোলনটা আমি করিনি, আমি কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম, ওই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বক্তব্য দেওয়ার কারণে আমার জন্য কোনো জজ সাহেব অ্যারেস্টও ছিল না আর আটকও ছিল না। আমি ন্যাশনাল দিয়ে আসছিলাম আর ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে, তার জন্য অ্যারেস্ট হলাম আর কি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মামলার কাজে যাচ্ছিলাম ওইখান থেকে। এখন বাগডোগরা থেকে বাগডোগরা থানায় যাব, থানা থেকে তারপরে হয়তো মালদা বা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে। মানে বেশ কিছুদিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে চলে গেলাম। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। আর এই যে ভোট, নিশ্চয়ই নিজের নাম উঠাতে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। मुफक्किर उल इस्लाम 2021 में एआईएमआईएम के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़ चुका है, लेकिन ओवैसी की पार्टी अब उससे पाला झाड़ रही है। मुफक्किर इस्लाम साहब के बारे में जो बताया जाए कि एमआईएम से जुड़े हुए थे, एमआईएम के नेता थे, एमआईएम कैंडिडेट है। 2021 में मुफक्किर इस्लाम साहब, जिनको अरेस्ट किया मालदा के मामले में, वो हमारी पार्टी के इलेक्शन में नॉमिनेशन कैंडिडेट थे, एमएलए के, असेंबली के। अभी हमारी पार्टी में वो एक्टिव नहीं है। उनका वो पब्लिक फिगर है। आप देखिए 3 मिलियन फॉलोअर है उनको वो लोग बुलाते हैं, वो जाते हैं उनके पास मिलने, उनसे बात हो, अपने प्रोटेस्ट में एहतजाज में हर जगह शामिल रहते हैं। तो वो एज अ पार्टी मेरे वर्कर नहीं गए हैं और ना मेरे पार्टी का कोई झंडा वहाँ था, ना वो इजाजत ले मुझसे गए। तो ये नैरेटिव नहीं बना जाए कि वो मेरी पार्टी के थे, हमारी पार्टी ने उकसाया। मालदा का ये बंधक कांड बंगाल के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि मालदा हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। टीएमसी ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों की फोटो पोस्ट कर उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हिंसा के लिए बीजेपी ने बाहर से लोग बुलाए थे, जिन्हें बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ममता ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर मुसलमानों के वोट काट रही है।
বিজেপি বাংলা থেকে সব সরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে মালদায় দাঙ্গা করেছে। কাকে দিয়ে জানেন? মুম্বাই থেকে নিয়ে এসেছিল পাগড়িধারী, টাকাধারী বিজেপি দল, ভোট কাটারি। হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেছে আজকে সকালবেলায়, সিআইডি করেছে। ইলেকশন কমিশনের এনআইএ আসার আগেই অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, বাগডোগরা থেকে পালাচ্ছিল। আমি সিআইডি কে অভিনন্দন জানাই। খুব সাবধান আপনাদের এই জেলা, ট্রেনে করে আউটসাইডার নিয়ে আসবে আর তাদের নাম ঢোকানো হচ্ছে ভোটে। যারা এখানকার নাগরিক, তারা যে ধর্ম, যে বর্ণ, যে ভাষা বা যে স্টেটেরই হোক, তারা এখানকার ভোটার। আমি তাদের কথা বলছি না, যারা এখানকার ভোটার নয় তাদের জন্য বিজেপি বস্তা বস্তা ফর্ম জমা দিয়েছে। যাদের নাম কেটেছে সেটা এখনো তোলেনি। ममता के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए विधायक सबीना यास्मीन का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सबीना यास्मीन लोगों के साथ कालियाचक में धरने पर बैठी दिख रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने मुफक्किर उल इस्लाम की कई फोटो भी रिलीज की है, जिसमें मुफक्किर ममता समेत तृणमूल के नेताओं के साथ दिख रहा है। बीजेपी ने सीआईडी के गिरफ्तार करने पर भी सवाल उठाए और आशंका जताई कि आरोपियों को एनआईए से बचाने के लिए ये चाल हो सकती है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से। उससे पहले सीआईडी का ये गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है? तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ इस मुफक्किर उल का सारा फोटो हमने आपको दिखाया। वो दिखाता है कि किस तरीके से आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था। पुराना संबंध फिर से जगाकर, भाजपा के सिर इल्जाम डालकर, ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। मालदा बंधक कांड में आईएसएफ कैंडिडेट शाहजहां कादिर की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आईएसएफ ने हिंसा को लेकर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि मोथाबाड़ी में मुसलमान तृणमूल कांग्रेस से नाराज हैं, वहां टीएमसी की हार तय है, इसलिए आईएसएफ के कैंडिडेट को फंसाने की साजिश रची गई है। जोर से बोल रहा है कि ये पूरा कॉन्स्पिरेंसी है, टीएमसी वहां से निकलने का कोई चांस नहीं था, आईएसएफ का निकलने का सबसे बड़ा चांस था। इसीलिए हमारे कैंडिडेट के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के इसे कर रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस। और बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया हुआ है। वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला मोतिहारी जिले का है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। यह मामला जब खुला तो प्रशासन के होश उड़ गए। परसौना के चौकीदार भरत राय को निलंबित किया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, और तुर्कौलिया थाना के एसएचओ उमाकांत माझी को लापरवाही के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपी नागा राय समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एसआईटी अब जांच में लगी हुई है। और अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग जहां होती है, उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाने पर अब सियासत हो रही है। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर 4000 ट्रेनी पुलिस वालों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। एडीजी राजा बाबू सिंह का कहना था कि अच्छा आरक्षक बनने के लिए, अच्छा पुलिस वाला बनने के लिए धार्मिक ज्ञान जरूरी है। इससे आरक्षकों के व्यक्तित्व में निखार आएगा और वो एक आदर्श आरक्षक बनेंगे। हालांकि इन संस्कार पाठ पर अब सूबे की सियासत गरमाई हुई है।